Hello, everyone. Hello, everyone. I welcome you, all of you, to my this webinar and thank you so much कि आज वीकडे है फिर भी आप सबने ज्वाइन किया टाइम निकाला उसके लिए थैंक यू सो मच एंड नॉट ओनली फॉर दिस आपने जितना भी मुझे पॉडकास्ट पे प्यार दिया विशेस भेजी उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। मैं अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ जो लोग भी मुझे नहीं जानते हैं या फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं। मैं प्रियंका माहेश्वरी, मैं एक हेल्थ कोच हूँ, मैं एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ, मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ एंड नॉट ओनली दिस उसके अलावा मैं आप में से ही एक हूँ, एंडो वॉरियर हूँ, जो एंडोमेट्रोसिस स्टेज 4 फेस कर चुकी है। बट हाँ, टुडे प्राउडली आई कैन से कि मैं आज की डेट में एंडो फ्री हूँ। एंड वन मोर थिंग मैं उन सभी लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगी जिन लोगों की बहुत सारी इंक्वायरीज़ आ रही थी एंड आई अंडरस्टैंड कि एंडोमेट्रियोसिस के केस में हमें एक भी होप दिखती है। और अगर कोई हमें पूछना चाहता है या हमारी कोई भी तकलीफ को जो हमें कुछ भी हेल्प कर सकता है, उसका रिप्लाई होने में डिले होता है तो कितना बुरा लगता है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड एंड उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बट मैं रीज़न बता देती हूँ। मेरी जो डॉटर जिसका मैंने पॉडकास्ट में बात किया था, शी पास्ड अवे लास्ट मंथ 8th ऑफ जुलाई को एंड उसी वजह से मैं आप लोगों की क्वेरीज का रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आगे शुरू करें उससे पहले जो भी मेरी लाइफ की जर्नी रही है मैं एक 2 मिनट के वीडियो के रूप में आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस। I, Priyanka Maheshwari, from a timid introvert to fierce warrior, my journey has been nothing short of a roller coaster. I used to be that shy girl living in my comfort zone, but life had other plans for me. In 2018, I faced painful challenges when diagnosed with endometriosis stage 4. Countless surgeries, relentless pain, and a life that seems to stop, but I refused to surrender. I took the reins of my health, delved into research, and embarked on a journey of healing. It was tough, filled with trial and error, but I conquered endometriosis and even embraced motherhood, giving birth to two beautiful babies. Yet the battle didn't end here. I faced high BP, sugar, 25 kg weight gain, thyroid, sinus issues, you name it. But I didn't let these hurdles define me. With determination, I reversed my thyroid condition and controlled my endometriosis and sinusitis symptoms. Today I stand strong woman of zero medication with a heart full of gratitude and compassion. I transformed my pain into a passion to help others. Armed with certifications and personal experiences, I now coach and guide women with menstrual issues, hormonal imbalances, PCOS, PCOD, and thyroid issues. My holistic approach addresses not just the body but also the mind, emotions, and environment. I have been in your shoes and experienced the pain, the frustration firsthand, but I transformed my struggles into a passion for guiding others. With certification in health coaching, yoga, Pilates, and nutrition, I offer a holistic approach to address your menstrual issues, hormonal imbalance, PCOS, PCOD, and thyroid problems. You do not have to face it alone. Together, we can create a life of health, joy, and fulfillment. Reach out to me today and let us embark on this transformative journey together. There is a hope for a brighter tomorrow. तो यार दिस वाज माय जर्नी एंड मैं एक बार आप लोग सभी लोगों से चेक करना चाहूंगी कि क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है। आप मुझे थम्स अप दिखा के या जूम का थम्स अप भी दिखा के बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड ये अच्छा रहेगा अगर ये एक कॉन्वर्सेशन रहे। आई डोंट वांट कि सिर्फ मैं ही बोलूं। सो आई जस्ट वांट कि आप लोग जो भी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि मैं आप लोगों को देख पाऊं।
थैंक यू सो मच। जिसके लिए भी पॉसिबल है, आप प्लीज़ वीडियो ऑन कर लीजिए। अगर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो इट्स ओके, बट जो भी कर सकते हैं, वो वीडियोज़ को ऑन कर लीजिए। बिकॉज़ एज़ यू नो ये क्यू&ए वेबिनार है। ये कोई नॉर्मल वर्कशॉप या वेबिनार नहीं है जहाँ सिर्फ़ मुझे बोलना है, मुझे आप लोगों से सुनना है और आप लोगों को आंसर देना है। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि इस वेबिनार के अंत तक आप लोग जिस भी वजह से यहाँ हैं, जो भी इश्यूज़ है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों को उन सभी क्वेश्चन्स के आंसर्स दे पाऊँ। बिफोर स्टार्टिंग मैं थोड़ा-सा अपना इंट्रो दे दूँ, जो भी लोग मेरा पॉडकास्ट नहीं देख पाए थे या जिन्होंने देख भी लिया है, तो मेरी जो स्टोरी है मैं उसका एक ब्रीफ देना चाहती हूँ। सो मैं आप ही लोगों में से एक हूँ, एंडो वॉरियर हूँ, मुझे एंडोमेट्रियोसिस स्टेज 4 था। नॉट ओनली एंडोमेट्रियोसिस, मुझे माइग्रेन था, ब्रोंकाइटिस था, साइनसाइटिस था, थायराइड था, इवन पोस्टपार्टम वेट गेन जो कि मैंने 30 केजी किया था, और उसके बाद मुझे बीपी, शुगर ऐसी सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। एट अ टाइम मैं 1 दिन की 15 टैबलेट्स लेती थी। बट हाँ, मैं आज बोल सकती हूँ कि आज की डेट में, नॉट ओनली आज की डेट में, फ्रॉम लास्ट 1 एंड हाफ ईयर मैं ज़ीरो मेडिकेशन पे हूँ, और मैंने लास्ट 1 एंड हाफ ईयर में एक भी मेडिकेशन एलोपैथिक नहीं लिया है फॉर एनी ऑफ द इश्यूज़। आज मैं थायराइड फ्री हूँ, आज मैं एंडो फ्री हूँ, आज मुझे कोई भी हेल्थ चैलेंजेस नहीं है। एंड मैं सिर्फ ये जर्नी मुझ तक ही नहीं रखना चाहती, मैं आप जैसे कितने ही लोगों को उस स्टेज पे लाना चाहती हूँ कि जहाँ पे आप लोग भी प्राउडली मेडिकेशन फ्री लाइफ जी सके। बिकॉज़ आई नो हम लोग जब एंडो की जर्नी पे होते हैं ना, हम सिर्फ मेडिकेशन नहीं लेते हैं। दैट इज़ नॉट जस्ट अ मेडिकेशन, दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ टॉर्चर। वो ट्रॉमा है, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली ऐसा ट्रॉमा है जहाँ पे हम ना लाइफ को जी पाते हैं। ऑनेस्टली आई अंडरस्टैंड आप सबका पेन कि हम लाइफ काट रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। एंड आई रियली वांट टू हेल्प ऑल ऑफ यू, या जितना भी मुझसे पॉसिबल हो पाएगा कि अगर हम इस एंडो की जर्नी को, इस सिम्पटम्स को कम कर सके। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि क्या मैं पूरी दुनिया में जाके एंडो को खत्म कर सकती हूँ, दैट इज़ नॉट इन माय हैंड, लेकिन मैं आप लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ, और शायद वो हेल्प आप आगे लोगों तक पहुँचा सकते हो। आप लोग के माइंड में मुझे मालूम है बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आपने कैसे किया? क्या हम एंडो फ्री हो सकते हैं? क्या एंडो रिवर्सिबल है? क्या एंडो रिकरेंस को हम खत्म कर सकते हैं? मैं आप सभी के हर क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। आप लोग ये ज़रूर पूछना चाहेंगे, क्या खाएँ, क्या नहीं खाएँ, कैसे करें, क्या एक चीज़ है जो खत्म कर सकती है? बट अगर मैं वन लाइन में आंसर दूँ, तो आई एम श्योर कुछ भी एक ऐसी चीज़ या एक ऐसी लाइन नहीं है जो सभी को सूट करेगी, या जिससे सभी के एंडो के सिम्पटम्स कंट्रोल हो सकते हैं। ऐसा कोई एक सिंगल फ़ॉर्मूला नहीं है कि जहाँ जो मुझे सूट हुआ आपको भी सूट होगा, ऐसा कोई भी वन लाइन आंसर नहीं है। बट डेफिनिटली आई विल गिव यू ब्रीफ कि हम क्या-क्या कर सकते हैं, क्या-क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, जिससे स्लोली और ग्रेजुअली हमारे एंडोमेट्रियोसिस के जो भी सिम्पटम्स हैं, वो कम हो सके। मुझे ज़रूर बताइएगा अगर कभी भी मेरी वॉइस नहीं आ रही हो या कोई भी डिस्टर्बेंस हो, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द चैट। एंड बिफोर स्टार्टिंग मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, चैट का इस्तेमाल तब तक ना करें तब जब तक कि बोला नहीं जाए, बिकॉज़ आई डोंट वांट टू मिस एनी चैट, क्योंकि वो चैट किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। आई डोंट वांट टू मिस दैट। एंड सेशन के अंत तक, वेबिनार के एंड तक जो भी मेरे साथ यहाँ पे बना रहेगा, आई हैव फ्यू सरप्राइजेस फॉर देम। मैं एक वर्थ रुपीज 5000 का गिफ्ट देना चाहूंगी उन्हें। उसके अलावा मेरे पास कुछ स्पेशल ऑफर्स हैं विच आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल, जो भी मेरे साथ वेबिनार के अंत तक बना रहेगा। सो दीज आर फ्यू रूल्स। होप वी आर गुड टू गो। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स और यू कैन जस्ट शो थम्स अप। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोगों का एंगेजमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज आई सेड, मुझे ऐसा नहीं लगे कि मैं ब्लैंक स्क्रीन से बात कर रही हूँ। आई वांट टू सी ऑल ऑफ योर फेसेस, ऑल ऑफ योर एक्सप्रेशंस, कि अगर कहीं पे भी कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है या इफ आई एम मिसिंग आउट समथिंग। सो एंडोमेट्रियोसिस के लिए सबसे पहले क्या करना है, या क्या चीज ने मुझ पे काम किया है जो शायद आप लोगों को हेल्प कर सकता है। अगर आप बात करें क्या सिर्फ डाइट हेल्प करेगी, सिर्फ डाइट हेल्प करेगी, बट सिर्फ डाइट से नहीं होगा। सिर्फ वर्कआउट हेल्प करेगा, बट पूरी तरह से उससे भी क्योर नहीं होगा।
एंडोमेट्रियोसिस जैसे ही स्टार्ट होता है तो मोमेंट वी कम टू नो कि हमें एंडोमेट्रियोसिस है, द फर्स्ट प्रॉब्लम है इज द मेंटल ट्रॉमा, द इमोशनल ट्रॉमा। और उसके अलावा जो सिम्टम्स की वजह से, जिस ट्रॉमा से हम गो थ्रू होते हैं, डू यू थिंक उस ट्रॉमा में रहते हुए हमें कोई भी डाइट, कोई भी वर्कआउट हेल्प करेगा? जस्ट राइट एग्री इन द चैट बॉक्स इफ यू एग्री कि अगर हम मेंटली इमोशनली स्टेबल नहीं है, वी आर इन ट्रॉमा, क्या कोई भी डाइट, कोई भी वर्कआउट हमें हेल्प करेगा? नो, राइट? सो इसीलिए जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी इंक्वायरीज आती है कि हम क्या खाएं, क्या पिए, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इसका आंसर ये है कि जब तक हम फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल रूप से स्टेबल नहीं होंगे, हमें ना रिजल्ट मिलेगा, ना हमें सिम्टम्स में कोई भी डिफरेंस फील होगा कि हमारे सिम्टम्स कम हो रहे हैं या कंट्रोल हो रहे हैं, ना ही हम रिकरेंस को स्टॉप कर पाएंगे। डाइट का रोल है, वर्कआउट का रोल है, आई एम नॉट डिनाइंग ऑन दैट पार्ट, बट 80% हमारी इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का रोल है। उसके बाद आता है डाइट एंड वर्कआउट। अगर उसको आपने मैनेज कर लिया, एंड मैनेज क्या कर लिया, आई नो जब हम उस पीरियड में होते हैं, उस फेज में होते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम उसको मैनेज करने की सोच भी पाए। ना मोटिवेशन रहता है, ना कुछ करने का मन करता है। आधी बार इतनी ज़्यादा पीरियड आने से पहले डर लगता है कि यार पीरियड आएगा तो क्या करेंगे? पीरियड आ जाता है, स्टार्ट हो जाता है तो एक डर लगता है यार पीरियड के इस 3 दिन के फेज़ को कैसे दूर करेंगे? फिर नेक्स्ट मंथ ओव्यूलेशन होता है तो उसकी टेंशन होती है यार ओव्यूलेशन के दौरान पेन होता है। सो वो मोटिवेशन आएगा ही कहाँ से जब ऑलरेडी हम उस फ़ियर में हैं, उस टेंशन में हैं कि यार करेंगे कैसे? एंड वहाँ पे यू नीड समबडी जो आपको हैंड टू हैंड सपोर्ट कर सके। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्चुअली क्या होती है? अच्छा मुझे चैट में लिख के बताइए, अगर मैं बात करूँ, मुझे आपसे सबसे जानना है, अगर मैं बात करूँ सी आज का दौर इन्फॉर्मेशन का दौर है, नॉलेज का दौर है, और आई एम श्योर आप लोग जितने भी एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स हैं या नॉट, आई वुड नॉट से पेशेंट्स, जो वॉरियर्स हैं, उन सभी को इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है। आई एम 100% श्योर, और उन्होंने, आप सबने बहुत कुछ रिसर्च की और सारे एंडो के जितने भी वॉरियर्स हैं करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं। मुझे एक बात बताइए कि इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी नॉलेज होने के बाद में भी हम कोई भी सिम्पटम्स क्यों मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? क्यों कोई रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हमारी खुद की हेल्थ पे ही हम काम नहीं कर पा रहे हैं? आई वांट टू नो इन चैट, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आई वांट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू, क्यों ऐसा नहीं कर पा रहे? गिव मी जस्ट वन वन वर्ड का आंसर। आई डोंट वांट कि बड़े-बड़े आंसर, बट हाँ, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी ईशा जी लिख रहे हैं। राइट डायरेक्शन रुचिता जी लिख रहे हैं। मैं आप सबसे सुनना चाहती हूँ, जितने भी लोग यहाँ पे इस मीटिंग में अवेलेबल हैं, मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ कि क्यों इतना इन्फॉर्मेशन, नॉलेज होने के बाद भी हम खुद की बॉडी पे काम नहीं कर पाते हैं? Diet, unable to implement the things, no proper guidance, just dependency on medicines, confusion, too much stress, lack of knowledge, right? Laziness, protocol on where to begin, absolutely. No proper guidance, fear and confusion, yes. Discipline, consistency, motivation lack, mentally instability. आप लोग ने जो भी आंसर दिए हैं, नो प्रॉपर गाइडेंस, करेक्ट? आप लोग जो भी आंसर दे रहे हैं एब्सोल्युटली करेक्ट है कि हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है, कंसिस्टेंसी नहीं ले पाते हैं, इश्यूज विद वर्क लाइफ बैलेंस, यस, बिगेस्ट इश्यू, करेक्ट। तमन्ना जी बहुत सही पूछा आपने, एक्चुअली इश्यू विद वर्क लाइफ बैलेंस, बिकॉज आज के टाइम में मोस्टली फीमेल्स वर्किंग है एंड वो बैलेंस करना इज रियली डिफिकल्ट। ओके, सो
यस, यू गाइज़ आर राइट। आपने जितने भी आंसर्स लिखे हैं एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं कोशिश करूँगी कि मैं मैक्सिमम आपके इन क्वेश्चंस का अभी आंसर दे दूँ, ताकि आपको वो थोड़ी-सी क्लैरिटी हो कि आगे बढ़े कैसे, बिकॉज़ काफ़ी लोगों ने लिखा है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, वी डोंट नो, राइट? ओके, सो द स्टेप इज़ व्हाट आर यू लैकिंग इज़ कंसिस्टेंसी। एब्सोल्युटली करेक्ट। हम लोग ना डिसाइड तो बहुत कुछ करते हैं, न्यू ईयर रेवोल्यूशन लेते हैं या बर्थडे रिवोल्यूशन लेते हैं, या जब भी हमें पेन होता है नेक्स्ट डे डिसाइड करते हैं कि नहीं यार, एक्सरसाइज करनी है, ये करना है, मेडिटेशन करना है, ठीक से खाना खाना है। इवन रात को अलार्म भी लगा के सोते हैं कि सुबह टाइम पे उठना है। बट आप मुझे ये बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो रात को अलार्म तो लगाते हैं लेकिन सुबह से फिर स्नूज बटन दबा के और फिर से सो जाते हैं और फिर सोचते हैं कि यार कल से जाऊँगी। जस्ट राइट इन चैट बॉक्स। एंड जिनके वीडियोज़ ऑन है वो अपना थम्स अप करके भी दिखा सकते हैं। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू। सो कंसिस्टेंसी क्यों नहीं आती है और कंसिस्टेंसी लिए बिना हम आगे कुछ नहीं कर पाते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। बट इसके पीछे बहुत ही साइंटिफिक लॉजिक्स एंड रीज़न है क्यों हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। कंसिस्टेंसी अगर आप छोटा भी चेंज लेते हो ना, अगर आप इतना सा भी चेंज लेते हो कि मुझे कल से 5 या 10 मिनट की वॉक पे जाना है, बट अगर वो वॉक आप कंसिस्टेंटली अगर 6 महीने साल भर तक करते हो, वो भी आपको रिजल्ट देती है। यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी आ जाती है राइट स्ट्रेटेजी। डिसाइड हम बहुत कुछ करते हैं, कॉन्शियस माइंड से हम बहुत कुछ सोचते हैं यार हमें करना है। जब हम देखते हैं किसी को हेल्प मिल रही है, फिर भी हम बहुत कोशिश करते हैं कि हाँ, हमें करना है, कल से करना है, परसों से करना है, एंड कई बार तो हम चालू भी करते हैं। बट द प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने, उससे ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। व्हाई? बिकॉज़ हमारे पास राइट स्ट्रैटेजी नहीं है, उसका अल्टरनेटिव नहीं है कि अगर ये प्लान नहीं काम किया तो दूसरा ऑप्शन बी क्या है, ये नहीं किया तो ऑप्शन सी क्या है। और एक एक पता ही नहीं है, एज़ लाइक मैनी ऑफ यू सेड, कि चालू कहाँ से करें? अब वो जब स्ट्रैटेजी नहीं है कि कहाँ से चालू करें, कैसे आगे बढ़ें, तो आप लोग ऑब्वियसली कोई भी नहीं कर पाएगा। अगर मैं होंगी तो मैं भी नहीं कर पाऊँगी। सेकंड स्टेप, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी तो ऐसी चीज़ है, अगर हम किसी को अकाउंटेबल नहीं होना तो शायद हम ऑफिस में काम ना करें, घर पे काम ना करें। अगर ऑफिस में हमें बॉस को या मैनेजर को रिपोर्ट ना करना पड़े या अकाउंटेबल उसको ना हो ना, तो शायद हम वहाँ पे भी परफ़ॉर्म ना करें। तो खुद की हेल्थ पे जब बात आती है, हम तब तक कुछ नहीं करते हैं, तब तक कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, जब तक हम किसी को अकाउंटेबल नहीं होते हैं, जब तक हमारे सर में, अगर मैं देसी भाषा में बोलूँ तो जब तक सर पे डंडा नहीं पड़ता है ना, हम लोग कुछ नहीं करते हैं। एंड दिस इज़ अ ह्यूमन नेचर, इसमें किसी की फॉल्ट नहीं है। दिस इज़ अ डिफ़ॉल्ट ह्यूमन नेचर। राइट। द थर्ड स्टेप, सपोर्ट। सपोर्ट है ना, एक ऐसा वर्ड है, नॉट ओनली सपोर्ट कि हमें कोई करके बता दे या हमें कोई मेंटली सपोर्ट कर दे। सपोर्ट इस चीज का भी होता है कि अगर हमें एंडो में या किसी भी हेल्थ इश्यूज की वजह से कोई प्रॉब्लम है, वो सुन के हमें राइट गाइडेंस दे और उस टाइम पे खड़ा रहे जब हमको ये पता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द सिम्टम्स या लैक ऑफ मोटिवेशन। हम नहीं कर पा रहे, बट देन somebody शुड बी देयर कि वो हमें प्रॉपर गाइडेंस एंड सपोर्ट दे, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ पाएँ और कंसिस्टेंसी के साथ में कोई भी स्टेप्स कर पाएँ। मैं बहुत ही जल्दी हमारे क्यू-एन-ए स्टार्ट करूँगी जिसके लिए आप लोग यहाँ पे हैं। बट बिफोर दैट मैं डेफिनिटली ये आपको बोलना चाहूँगी कि आप अंत तक बने रहे इस वेबिनार में, बिकॉज़ आई रियली हैव गुड गिफ्ट्स फॉर यू एंड सरप्राइज़ेज़ फॉर यू। हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करें उससे पहले कुछ कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं जो मैंने ऑलरेडी या मैंने और मेरी टीम ने रिसर्च करके रखे हैं, कि जो क्वेश्चन एंड आंसर्स का आई थिंक अगर मैं उन क्वेश्चंस का आंसर्स देती हूँ तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वुड बी कवर्ड। बट अगर फिर भी उसमें कवर नहीं होते हैं तो आप मुझे चैट में, व्हेन आई आस्क, आप मुझे चैट में लिख के बता सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको उन सभी के आंसर्स दूं। आई एम हियर जब तक कि मैं आप सभी को आंसर नहीं दे देती हूँ।
सो मेरी टीम ने जो क्वेश्चंस निकाले हैं, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आई थिंक मेजॉरिटी केसेस में माइंड में आता है, कैन आई कंसीव? अब इसका ना सी इसकी कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है कि एंडोमेट्रियोसिस है तो कंसीव नहीं होगा, एंडोमेट्रियोसिस नहीं है तो कंसीव होगा। आप लोग मुझे बताइए, क्या जितने भी इनफर्टिलिटी केसेस हैं, क्या सबके सब एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट हैं? नो, राइट? सो कंसेप्शन डेफिनेटली थोड़ा बहुत कंसेप्शन इंटरप्ट होता है बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, बट वो एंडोमेट्रियोसिस की सीवियरिटी पे डिपेंड करता है आपका कंसेप्शन। इट्स नॉट द हार्ड एंड फास्ट रूल कि अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है तो आप कंसीव नहीं कर सकते। एग्जाम्पल मैं खुद हूं, मैंने 2 बच्चों को डिलीवर किया था, बट अनफॉर्चुनेटली अभी मेरे पास एक बेबी है। सो कंसीव कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली केस टू केस डिपेंड करता है, सीवियरिटी पे डिपेंड करता है और मेनी अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मेनी अदर हेल्थ पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। बट ऐसा भी नहीं है कि एंडो है तो कंसीव कर सकते हैं। अगेन चांसेस वेरी करेंगे हेल्थ इश्यूज के हिसाब से, सीवियरिटी के हिसाब से। सो आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस पार्ट कंसेप्शन के लिए। विल मूव टू द अदर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू रिड्यूस पीरियड पेन। इसका शायद हार्श एंड स्ट्रेट रिप्लाई होगा, बट अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूं, सो पीरियड पेन रिड्यूस करना एंडोमेट्रियोसिस के केस में अगर सीवियरिटी ज्यादा है, अडेशंस ज्यादा है, नोड्यूल्स ज्यादा है और वो क्लियर नहीं हुए हैं, तो आप कितना भी पेन किलर ले लो, आपकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो सकती है, बट शायद आपको पेन में पूरा रिलीफ नहीं मिलेगा। डेफिनेटली बेटर हो सकता है हॉट पैक से, पेन किलर से, बट उसकी इंटेंसिटी पूरी तरह से नहीं जाएगी अगर अडेशंस और नोड्यूल्स बहुत ज्यादा है, सीवियरिटी ज्यादा है। विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डाइट शुड आई फॉलो। ये क्वेश्चंस तो आई थिंक एवरीबॉडी वांट्स टू नो कि डाइट क्या ले, खाना क्या खाए। सी डाइट का बहुत सिंपल सा रूल है, एंडोमेट्रियोसिस बॉडी में होता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। हमें डाइट में वो फूड अवॉइड करने हैं, वो आइटम्स अवॉइड करने हैं जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है फर्स्ट थिंग ग्लूटेन, डेफिनेटली इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, वी शुड 100% अवॉइड इन केस ऑफ एंडोमेट्रोसिस आई एम टॉकिंग अबाउट, या और कोई भी अगर इन्फ्लेमेशन रिलेटेड हेल्थ इश्यू है तो। सेकेंड थिंग इज शुगरी फूड, sugar, processed sugar. I'm not talking about the natural sugar, but the processed sugar. We should avoid processed sugar. Again, sugar inflammation को इंक्रीज करता है और उसकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस का केस भी बिगड़ता है, सिम्टम्स भी ज्यादा होते हैं। सो वी शुड अवॉइड शुगर। द थर्ड थिंग इज milk, not complete dairy products I'm talking about, but milk. What is first? Okay, so first was gluten. ग्लूटन, आप अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो व्हीट में ग्लूटन होता है, जो बाइंडिंग प्रोडक्ट होता है, ग्लूटन करके प्रोटीन होता है, चाहे व्हीट में हो या अदर काफी इंग्रेडिएंट्स में होता है। सो ग्लूटन हमें अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड थिंग इज शुगर अवॉइड करना चाहिए, प्रोसेस्ड शुगर आई एम टॉकिंग अबाउट। थर्ड थिंग इज पैकेज्ड, प्रोसेस्ड एंड जंक फूड हमें अवॉइड करना चाहिए। फोर्थ थिंग इज मिल्क। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि पूरा डेयरी बंद कर दो, बट आई एम सेइंग, अगेन आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, माई स्टडीज, कि मैंने जो पढ़ा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आई एम शेयरिंग। डेयरी प्रोडक्ट्स में सिर्फ मिल्क डेफिनेटली वी शुड स्टॉप, बिकॉज मिल्क भी इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। क्या खाना चाहिए अगर उस पर बात करें, हमें एक बैलेंस्ड मील खाना चाहिए विच शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स, गुड फैट का कॉम्बिनेशन फूड खाना चाहिए। सो आई एम गिविंग अ ब्रीफ। अगेन डेफिनेटली हमारे लिए वेबिनार उतना सफिशिएंट नहीं है कि मैं पूरा डिटेल में जाके आपको बता पाऊं, बट आई एम गिविंग यू अ ब्रीफ कि हमें क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए और क्या क्या चीजें हम खा सकते हैं, और हाउ शुड इट लुक लाइक, हमारा प्लेट एक बैलेंस्ड मील होना चाहिए।
Okay, so we'll just go to the next question. हाँ, व्हाट टू डू प्री एंड पोस्ट सर्जरी। अब इसमें ना एक तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम सर्जरी कराना चाहिए क्या? हमें डर लगता है या बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं? सो मैं एक चीज बता देती हूँ, मेरी खुद की 3 लेप्रोस्कोपी हो चुकी है। उसके बाद मेरी बेबीज जो हुआ था वो भी सी सेक्शन हुआ था। 4 सर्जरीज ऑलरेडी करा चुकी हूँ और आपके सामने हूँ, हेल्दी हूँ, ज़ीरो मेडिकेशन है, कोई भी हेल्थ इश्यू नहीं है और हर लेवल ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म करती हूँ। सर्जरी करानी चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपका केस उतना सीवियर है दैट योर बॉडी नीड्स सर्जरी, आपको सर्जरी करानी चाहिए। बट इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ किससे करानी चाहिए, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। किसी भी नॉर्मल गायनोकोलॉजिस्ट से आप अपनी सर्जरी मत करवाइए बिकॉज़ दे आर नॉट द राइट पर्सन टू डू द एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी। सर्जरी एक्सिजन सर्जन से कराइए। कोई भी हो, आई एम नॉट नेमिंग एनीवन, बट कोई भी हो, बट दे शुड हैव एक्सपीरियंस, जिन्होंने एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी की हो और एक्सिजन सर्जन हो। सर्जरी उनसे करानी चाहिए, नॉट द नॉर्मल गायनोकोलॉजिस्ट। पोस्ट सर्जरी, पोस्ट सर्जरी के बाद एक्चुअली सी ये ना बहुत, वैसे आप लोग के पास एक अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन पीरियड है आफ्टर पोस्ट सर्जरी। बिकॉज पोस्ट सर्जरी के बाद में आपकी बॉडी के, अगर आपने राइट डॉक्टर से सर्जरी कराई है तो अडेशन नोड्यूल्स मोस्टली क्लियर आउट रहेंगे। अगर उस टाइम पे आप अपनी बॉडी को थ्रू होलिस्टिक अप्रोच, थ्रू अ प्रॉपर लाइफस्टाइल, एज आई सेड फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ, अगर तीनों को बैलेंस कर लिया आफ्टर योर सर्जरी, देन आई कैन डेफिनेटली से आपके ना ही रिकरेंस के चांसेस मिनिमल होंगे, आपके सिम्टम्स मिनिमल होंगे। आई एम नॉट सेइंग कि रिकरेंस होगा ही नहीं, आई कैन नॉट गारंटी ऑन दैट, बट आपके रिकरेंस के चांसेस मिनिमल हो जाएंगे अगर आप सर्जरी के बाद में प्रॉपर लाइफस्टाइल और इन तीनों हेल्थ, फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ का बैलेंस कर लेते हैं। देन आई एम डेफिनेटली श्योर कि इसके बाद आपके सिम्टम्स काफ़ी कम हो जाएँगे एंड रिकरेंस के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाएँगे। नॉट ओनली बिकॉज़ आई नो, बिकॉज़ ऑफ एंडोमेट्रियोसिस सिर्फ़ एक हेल्थ इश्यू नहीं आता है। हम हज़ारों सिम्पटम्स को, हज़ारों हेल्थ प्रॉब्लम्स को इनवाइट करते हैं बिकॉज़ वी आर ऑन पिल्स, वी आर ऑन हार्मोनल पिल्स, हम पेन किलर्स खा रहे हैं एंड चाहे हर हार्मोनल पिल हो या पेन किलर हो, सबके साइड इफेक्ट्स और उसकी वजह से हम 4 हेल्थ इश्यूज और डेवलप करते हैं। दिस वाज़ द रीज़न कि मुझे साथ में इतने सारे हेल्थ इश्यूज थे। सो पोस्ट सर्जरी केयर को प्लीज़ टेक केयर। मैं अभी रिक्वेस्ट करूँगी, मैं जब तक ना बोलूँ प्लीज़ आप चैट में कुछ क्वेश्चन्स मत लिखिए। मैं जब बोलूँ उसके बाद लिखिए ताकि मैं किसी के क्वेश्चन्स को इग्नोर ना करूँ या मिस ना हो जाए बिकॉज़ वो चैट ऊपर चली जाएगी। आई वुड रिक्वेस्ट दैट। सो प्लीज मार्क दीज पॉइंट। सर्जरी से मत डरिए, सर्जरी सिर्फ राइट डॉक्टर से कराना इंपॉर्टेंट है। बाकी आजकल लेप्रोस्कोपी होती है एंड सर्जरी के ऐसे एज सच कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप पोस्ट सर्जरी ठीक से टेक केयर कर रहे हैं तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। एंड अगेन आई एम द एग्जाम्पल। बिफोर मूविंग टू आर Q&A, मैं अगेन फिर से अनाउंस कर रही हूँ कि मेरे पास आपके लिए बहुत ही स्पेशल ऑफर है एंड वर्थ ₹5000 फ्रीबी है विच आई एम गोइंग टू गिव, जो भी मेरे साथ अंत तक इस वेबिनार में जुड़े रहेंगे। अब हम हमारे Q&A स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप वन बाय वन अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं चैट में एंड मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा आंसर करने की। रिधिमा जी ने लिखा है व्हाट अबाउट सप्लीमेंटेशन। सप्लीमेंट्स बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे हेल्थ, हमारी बॉडी में जब तक ये विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं होंगे डेफिनेटली हम किसी भी इन्फ्लेमेशन से, डिजीज से फाइट नहीं कर सकते, और तो हमें सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। अगर इफ यू से कि क्या सप्लीमेंट लेने चाहिए तो उसके लिए एक पर्सनल कस्टमाइजेशन ज़रूरी है बिकॉज़ सब बॉडी पे सब सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। इट रिक्वायर्स अ प्रॉपर रिपोर्ट, आप में क्या डेफिशिएंसी है, आपको क्या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, डिपेंड्स ऑन दैट। पॉलिप हाउ टू क्योर विदाउट सर्जरी। अ, जस्ट अ सेकंड।
Do we have to take supplements for whole life because this is recurring concern? कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें लाइफ टाइम लेने होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू लेना है ऑन एंड ऑफ। अगेन डिपेंड्स ऑन व्हाट वी ईट, हमारी रिपोर्ट्स क्या है उसके हिसाब से, बिकॉज हम टाइम टू टाइम चेक कराते रहते हैं रिपोर्ट्स। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज कंसिस्टेंट रहती है। हम हर 6 मंथ में अपने ब्लड टेस्ट रिपीट कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली वी कैन डिसाइड कि हमें कितना लंबे समय तक सप्लीमेंट्स लेने हैं। बस पीने में। यस ईशा जी, मैं ये तो नहीं बता पाऊंगी कि रिकरेंस कब होता है, बिकॉज इट अगेन डिपेंड्स बॉडी टू बॉडी, सबकी बॉडी में सेम नहीं रहेगा। और द फैक्टर इज कि आप अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन करते हैं, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। रिकरेंस सबसे ज्यादा उस पर डिपेंड करता है। हाँ, एंडो के केस में ये पॉसिबल है कि सिर्फ पीरियड के दौरान ही नहीं, पीरियड के पहले थ्रू आउट द मंथ पेन रह सकता है, बिकॉज वहां पे अडेशंस है, वहां पे नोड्यूल्स है। सो वो पेन रहता है, बहुत सारे केसेस में रहता है। हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस? सी अगेन, डेफिनेटली एक स्ट्रेस मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है, बट इसके लिए भी वन सिंगल लाइन आंसर्स तो नहीं होगा, बट आपको मेडिटेशन, अफर्मेशंस काफी हेल्प कर सकते हैं स्ट्रेस रिड्यूस करने में। एंड पॉजिटिव थिंकिंग हमें काफी हेल्प करती है स्ट्रेस को रिड्यूस करने में। आप वर्कआउट काफी हेल्प करता है, बट अगेन किसको क्या हेल्प करता है, दैट इज नॉट अ फिक्स फॉर्मूला फॉर एवरीवन। कंसेप्शन के लिए आपके अदर हेल्थ पैरामीटर्स भी देखना जरूरी है। मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपके अदर हेल्थ पैरामीटर्स भी चेक करना जरूरी है, और अभी आपकी क्या कंडीशन है वो चेक करना जरूरी है। सो अगेन सी, कंसेप्शन का कोई वन लाइन आंसर नहीं है कि आप कंसीव कर सकते हैं नहीं कर सकते, बिकॉज एज आई सेड कि काफी लोग वो भी कंसीव नहीं कर रहे हैं जिनके कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है। वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है, फिर भी आज हमारे कंट्री में या ओवरऑल वर्ल्ड में इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत है। सो बट ऐसा कोई सिंगल नो आंसर भी नहीं है और सिंगल यस आंसर भी नहीं है। एंडो की साक्षी जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सर्जरी कितने टाइम बाद रिपीट करता है? लाइक एंडो रिपीट होता है या सर्जरी कितने महीने बाद रिपीट करनी चाहिए? साक्षी जी, आप थोड़ा सा क्लियरली लिखेंगे, मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपका क्वेश्चन। मैं तब तक आगे बढ़ती हूँ। मोनिका जी, इस केस में मैं आपको बोलूंगी कि आप राइट एक्सिजन डॉक्टर से एक बार अपनी एमआरआई रिपोर्ट या जो भी रिपोर्ट्स है वो शेयर करें, एक बार उनका ओपिनियन ले कि पहले आपको लेप्रोस्कोपी की जरूरत है या पहले आईवीएफ की जरूरत है। बिकॉज अगर कंडीशन ऑलरेडी खराब है तो पहले लेप्रोस्कोपी करके उसको क्लियर करना जरूरी है, देन इफ यू विल गो फॉर आईवीएफ तो सक्सेस के चांसेस बेटर रहेंगे, बट अगेन डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन। आई वुड से आप किसी अच्छे एक्सिजन सर्जन से एक बार ओपिनियन ले लीजिए। ओवेरियन कैंसर का भी ऐसा नहीं है कि सभी केसेस में होता है। इट अगेन डिपेंड्स, आपकी बॉडी में अगर बार बार इन्फेक्शन है या कोई इन्फेक्शन लंबे समय तक, वो सिर्फ हम बायोप्सी से पता कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी लाइक जरिया नहीं है कि हम उसको बता सके। एंड अगेन ये सबके केस में सेम हो, ऐसी कोई भी गाइडलाइंस नहीं है। सर मैनेज्ड अगर पेन एंड सिम्टम्स मैनेज्ड है, आपको डे टू डे में कोई हेल्थ चैलेंजेस नहीं है, बट स्टिल आप अगेन एक बार डॉक्टर से सिर्फ ओपिनियन ले लीजिए, एक्सिजन सर्जन से ओपिनियन ले लीजिए कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो आई डोंट थिंक सर्जरी का रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब शायद इतने कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं या इतने अडेशंस नॉड्यूल्स है ही नहीं कि आपको सर्जरी की रिक्वायरमेंट रहे, क्योंकि वो होते तो पेन होता। बट स्टिल आई वुड से तमन्ना जी, एक बार ओपिनियन ले लीजिए डॉक्टर से कि सर्जरी की रिक्वायरमेंट है या नहीं। ही विल बी एबल टू गिव यू क्लियर
पिक्चर बिकॉज़ वो आपका स्कैन देख पाएँगे, एमआरआई देख पाएँगे। अभी मेरे पास कुछ वैसा है नहीं तो आई कैन नॉट गाइड यू ऑन दैट। आरती जी, ऑपरेशन का जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ऑपरेशन अगर सिचुएशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो डेफिनिटली करवाना भी पड़ेगा बिकॉज़ बिना क्लियर हुए सी आप एक चीज़ समझिए, सिस्ट अगर छोटी है या बहुत मिनिमल है या जो नॉर्मल वाटर सिस्ट होती है अगर वो सिस्ट है या इन माय केस एक सिस्ट डिसॉल्व भी हुई है, बट वो सबके केस में और वो मेरे 5 साल की जर्नी का एफर्ट है जो मैं 5 साल से कंसिस्टेंटली करती आ रही हूँ। अगर आप चाहेंगे कि इमीडिएटली मैं कुछ चेंजेस करूँ और सिस्ट डिसॉल्व हो जाए, व्हिच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल अगर हेमरेजिक सिस्ट और कोई सिस्ट एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल बट अगेन इसमें भी डॉक्टर का ओपिनियन मैटर करता है कि वो सिस्ट रियली ऑपरेशन करना है या नहीं करना है। सिस्ट रिड्यूस करने के लिए देयर इज़ नो फिक्स फॉर्मूला या फिक्स टाइमलाइन बट हाँ, मेरे केस में डेफिनिटली मैंने डिसॉल्व की थी बट आफ्टर अ एफर्ट ऑफ 5 इयर्स कंसिस्टेंटली। पॉजिटिव थिंकिंग, ओके। श्रुति जी, एक्चुअली होता क्या है, हम जो भी ये डिसीजंस लेते हैं कि हमें आज से पॉजिटिव सोचना है, अफर्मेशंस करने हैं, हम ये सब कॉन्शियसली सोच रहे हैं। हम सारे डिसीजंस कॉन्शियसली लेते हैं, सारे एक्शंस कॉन्शियसली लेते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ जब तक आप सबकॉन्शियस लेवल तक ये सभी चेंजेस को फीड नहीं करेंगे, तब तक आप कंसिस्टेंसी से नहीं कर पाएँगे एंड अगेन जो मैंने कंसिस्टेंसी के लिए आपको बताया, आपको अकाउंटेबिलिटी चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए, आपको राइट स्ट्रैटेजी चाहिए बिकॉज़ बीइंग एन एंडो पेशेंट आई नो कि हम इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं कि हम कितना भी कॉन्शियसली सोच लें कि हमें आज से ये करना है, कल से वो करना है, बट हम नहीं कर पाते हैं बिकॉज़ मोटिवेशन ही नहीं रहता है। ओके, ओके। मुझे नाम तो नहीं पता चल रहा है, कुछ वीवो के नाम से हैं। उनका क्वेश्चन है कि उनका 2 वीक पहले ही ऑपरेशन हुआ है, तो क्या डाइट प्रॉपर लूँ? सो अगेन आपने ऑपरेशन करवा लिया है, बहुत अच्छा है। तो उसके बाद व्हाट आई सेड अर्लियर कि पूरी लाइफ़स्टाइल को मैनेज करना है, सिर्फ़ डाइट से नहीं होगा और डाइट में मैंने जो थोड़े से गाइडलाइंस दिए, क्या नहीं खाना है और क्या खाना है, आप उसको फ़ॉलो करें। यस। रुचिता जी, अगर आप बोल रहे हैं कि एक्सिजन डॉक्टर्स नहीं जिसमें डॉक्टर मंगेशकर और डॉक्टर बिंद्रा भी इंक्लूडेड है, अगर उन्होंने कुछ सजेस्ट किया है तो आई वुड से कि आप उनके ओपिनियंस के साथ जाइए बिकॉज़ आई रियली ट्रस्ट देम क्योंकि उन्होंने जो भी मेरे लिए ट्रीटमेंट प्लान किया था या जो भी एक्शन प्लान किया था, वो सही था एंड उससे पहले मैं बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर चुकी हूँ। तो अगर वो आपको कुछ बोल रहे हैं, तो आई वुड से आप उनके ओपिनियन के साथ जा सकते हैं। ओके, ईशा जी जो मुझसे कांटेक्ट करने का है, मैं इस वेबिनार के अंत तक आपको बताऊँगी कि मुझसे कैसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। कीर्ति जी, अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस बोलूँ तो मैं सर्जरी होने के बाद में भी आई ऑलवेज़ प्रेफर्ड कि मैं एटलीस्ट 6 से 8 महीने में एक अपना स्कैन रिपीट कर लूँ, ताकि जस्ट टू मेक श्योर कि मुझे कोई भी रिकरेंस के सिम्पटम्स नहीं हो, बट कोई भी इंटरनल ग्रोथ या रिकरेंस स्टार्ट नहीं हो रही हो। शिल्पा जी, सॉरी टू से बट सिर्फ एज आई सेड सिर्फ डाइट कुछ भी हेल्प नहीं करेगी। वो डाइट हेल्प करेगी बट कंप्लीटली हेल्प नहीं करेगी। आपको होलिस्टिक अप्रोच ही अपनानी पड़ेगी, तब ही जाके कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कुछ हेल्प हो सकती है।
ईशा जी, गुड़गांव और एनसीआर का मैं आपको नहीं बता पाऊँगी बिकॉज़ उस साइड में मैंने रिसर्च किया था, बट मुझे इंडिया में उस साइड में नॉर्थ पार्ट में मुझे इतने कोई अच्छे एक्सिजन सर्जन मिले नहीं। सो आई एम नॉट श्योर कि वहाँ पे कोई है या नहीं, बिकॉज़ मेरी इस रिसर्च को हो गए 5 साल। सो आई डोंट नो रिसेंटली वहाँ पे कौन है। फिर भी मैं ट्राई करूँगी, अगर मैं आपको बता पाई चेक करके, तो डेफिनिटली मैं आपको गाइड करूँगी। अनस्तेशिया जी, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। आप सेशन के एंड तक बने रहिए। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँगी हाउ टू कनेक्ट, देन डेफिनेटली आई कैन हेल्प यू। मेडिसिन फ्री लाइफ तो डेफिनेटली मैं आप सभी को देना चाहती हूँ, बिकॉज़ मुझे मालूम है कि मेडिसिन लेना, सिर्फ़ मेडिसिन लेना नहीं है, उसके साथ हम कितने साइड इफ़ेक्ट्स को इनवाइट करते हैं। तमन्ना जी, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए डेफिनेटली हमें प्रोसेस्ड शुगर और ग्लूटेन को छोड़ना पड़ेगा, एंड एज आई सेड, मैं डेयरी कंप्लीटली छोड़ना इज नॉट रिक्वायर्ड। मिल्क हमें बंद करना पड़ेगा। एंड रही बात परमानेंट की, सो सी, ये सब चीजें आप तब तक के लिए फुल्ली कट डाउन कर दीजिए जब तक कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन खत्म ना हो जाए, आपके कोई भी सिम्टम खत्म ना हो जाए। उसके बाद आप वंस इन अ वाइल ओकेजनली यू कैन एंजॉय, बट जब आपकी हेल्थ कंडीशन ठीक है, आपकी बॉडी में कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं आज कंप्लीटली कभी भी एंजॉय नहीं करती हूँ, कभी-कभी करती हूँ, बट तब करती हूँ जब मेरे पूरे हेल्थ पैरामीटर्स नॉर्मल आ चुके हैं। सुमन्ना जी, मैं इतनी सी इन्फॉर्मेशन पे तो आपको गाइड नहीं कर पाऊँगी कि डॉक्टर ने आपको डायरेक्टली आईवीएफ बोला है, आपका क्या स्टेट है, वो सब कुछ मुझे जानना पड़ेगा। आपकी सर्जरी, आपका लेटेस्ट रिपोर्ट्स, जो भी कंडीशंस है, वो देखे बिना मैं आपको पूरी तरह से गाइड नहीं कर पाऊँगी इतनी सी इन्फॉर्मेशन पे। हाउ टू क्योर विदाउट सर्जरी? अगेन सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। अगर सीवियरिटी इतनी ज़्यादा है, एडेशंस नोड्यूल्स इतने ज़्यादा है, तो सर्जरी रिक्वायर्ड है। बट अगर आपकी रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर कंडीशन उतनी वर्स नहीं है, तो डेफिनिटली हम बिना सर्जरी भी क्योर कर सकते हैं थ्रू द होलिस्टिक अप्रोच, थ्रू द लाइफस्टाइल करेक्शन जो मैंने बताया, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ को बैलेंस करते हुए। जसप्रीत जी, हाउ टू बी कंसिस्टेंट का मैं ऑलरेडी आपको रिप्लाई कर चुकी हूँ। कैन आई टेक जैगरी इंस्टेड ऑफ शुगर? फॉर इनिशियल स्टेज आई विल नॉट से कि आप, क्योंकि जैगरी भी है तो फाइनली शुगर ही, बस जैगरी में एडेड विटामिन्स एंड मिनरल्स है, उसमें आयरन है, बट प्रोसेस्ड शुगर में सिर्फ शुगर है, बट है तो फाइनली शुगर। सो आई विल नॉट से कि जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा है तब आपको जैगरी भी लेना चाहिए। सिमरन जी, आयुर्वेदिक मेडिसिन में डेफिनेटली बोलूंगी हेल्प तो करती है। अगेन आपकी बॉडी पर डिपेंड करता है, आप किस आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं उस पर डिपेंड करता है, और आपकी कंडीशन कितनी वर्स है उस पर डिपेंड करता है। बट आयुर्वेदिक मेडिसिन हेल्प करती है, बिकॉज आयुर्वेदिक मेडिसिन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, हमारी बॉडी में एक्चुअली जो भी प्रॉब्लम या डिजीज डेवलप होती है, मेजरली होती है बिकॉज ऑफ टॉक्सिन्स। एंड आयुर्वेदिक प्रोसेस ही ऐसा है कि पहले वो आपके टॉक्सिन्स क्लियर आउट करते हैं, पहले वो क्लेंजिंग प्रोसेस करते हैं, एंड उसके बाद में दे स्टार्ट देयर मेडिकेशन। सो आयुर्वेदिक इज ऑलवेज गुड, बट जस्ट दैट आज के टाइम में जस्ट प्लीज आप चेक कर लीजिएगा कि ट्रस्टेड हो, क्योंकि ट्रस्टेड नहीं है कुछ भी, कोई भी आयुर्वेदिक में मिला के दे रहा है, तो जस्ट चेक दैट। आरती जी, क्या आपको गायनोकोलॉजिस्ट ने कहा है और आपका ऑपरेशन गायनोकोलॉजिस्ट से हुआ है या एक्सिजन डॉक्टर से हुआ है? आप लिखेंगे तो मुझे समझ में आएगा। कैन वी ईट कर्ड एंड घी? एब्सोल्युटली, ये आई डोंट नो द नेम, यहाँ पे ज़ियो में लिखा हुआ है, बट डेफिनिटली कर्ड खा सकते हैं बिकॉज़ इट्स अ प्रोबायोटिक एंड वी कैन हैव, एंड घी इज़ अ गुड फैट, वी शुड ईट। जस्ट दैट घी आप A2 घी प्रेफ़र कीजिए, क्योंकि जो नॉर्मल घी है ऑन
आजकल जितने भी एनिमल्स को भी हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं दैट कैन कॉज़ हार्मोनल इम्बैलेंस। आई वुड से A2 घी प्रेफ़र कीजिए एंड सेम विद द कर्ड। सिस्ट है और एडेनोमाइसिस भी है। देन डेफिनिटली अगर आपका डॉक्टर एक्सिजन डॉक्टर है तो आपको उनके ओपिनियन के साथ जाना चाहिए। होम्योपैथी एंड आयुर्वेदिक बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करने में ज़रूर हेल्प करती हैं। साक्षी जी, ऐसा कुछ फिक्स आंसर नहीं है जो आपने लिखा है कि एंडोमेट्रियोसिस दोबारा कब रिपीट हो सकता है। अगेन आई सेड अगर आप प्रॉपर लाइफस्टाइल मैनेज कर रहे हैं तो कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस दोबारा होगा और उसके लिए कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है। इट डिपेंड्स आप अपनी लाइफ कैसे जी रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, आपका फूड कैसा है, एवरीथिंग ऑल टुगेदर कैसा है। रुचिता जी, आपको सब कुछ ही फ़ॉलो करना पड़ेगा। आपको एक हेल्दी डाइट भी फ़ॉलो करनी पड़ेगी। आपको आपकी बॉडी को जो सूट करता है, वो वर्कआउट भी फ़ॉलो करना पड़ेगा और आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट भी फ़ॉलो करना पड़ेगा। रुचिता जी, अगर आपको कोई पेन नहीं है और आपको बेबी भी आपको कोई इश्यू नहीं है, तो आई डोंट थिंक हाँ, बस डेफ़िनिटली लाइफ़स्टाइल तो मैनेज करना ज़रूरी है फॉर एवरीवन ताकि और कुछ फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो या और कुछ सिम्पटम्स इंक्रीज़ ना हो। शुड बी रिप्लेस एब्सोल्युटली यू कैन डू दैट रिद्धिमा जी। आप अपने ग्लूटेन को मिलेट से एंड अदर होल ग्रेन से रिप्लेस कर सकते हैं। आई कंज्यूम्ड एवरीथिंग। मैं साउथ में हूँ तो मैंने रागी बहुत कंज्यूम किया। मैं ज्वार भी खाती हूँ, मैं बाजरा भी खाती हूँ, मैं सीज़नल मक्का भी खाती हूँ। सो आई ईट एवरीथिंग एक्सेप्ट ग्लूटेन मिलेट्स जो भी अपना व्हीट है या बार्ले है उनको छोड़ के आई कंज्यूम एवरीथिंग। यूरिन फ्रीक्वेंसी के लिए आई थिंक दैट कीगल एक्सरसाइज विल रियली हेल्प यू बिकॉज़ कहीं न कहीं जब वो ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है उसकी वजह से यूरिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। यू कैन प्रैक्टिस दैट बट अगेन आपकी बाकी कंडीशंस भी समझनी पड़ेगी। सी जसप्रीत जी सिंपल है। कौन-सा खाना आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप 15 दिन या 20 दिन या 1 महीना कोई एक डाइट या क आई विल नॉट से डाइट अगर एक बैलेंस्ड मील फॉलो कर रहे हैं और आपने जो नहीं खाना चाहिए वो अपनी डाइट से निकाल दिया है, तो आपको नेक्स्ट मंथ ऑटोमैटिकली सिम्पटम्स में थोड़ा-सा रिलीफ फील होगा। बट अगेन एज़ आई सेड सिर्फ डाइट फॉलो करोगे नहीं होगा। मेंटल हेल्थ पे, इमोशनल हेल्थ पे काम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर वो करोगे तो ही होगा। एडेनोमाइसिस भी सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि माइल्ड है, डिफ्यूज़ है, कितने आपके हेवी सिम्पटम्स हैं आरती जी, उसके बाद ही हम कुछ बोल सकते हैं एडेनोमाइसिस के लिए। रुचिता जी, अगेन अनफॉर्च्यूनेटली आई डोंट थिंक कि अहमदाबाद में कोई एंडो डॉक्टर्स थे जब मैंने रिसर्च किया था। रिसेंटली आई एम नॉट अवेयर बट मैं आपको चेक करके बता सकती हूँ। सी अगर मार्च मंथ में सर्जरी हुई है, अभी सिर्फ जुलाई चल रहा है, सो आई डोंट थिंक एंडो रिकर हुआ होगा। बट देयर इज पॉसिबिलिटी अगर राइट डॉक्टर से नहीं हुआ है, नोड्यूल्स पूरे नहीं निकले हैं, तो पेन हो सकता है। हाँ, अगर गायनेकोलॉजिस्ट से हुआ है तो डेफिनेटली क्योंकि जो गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी करते हैं एंडोमेट्रियोसिस के केस में वो लोग सिर्फ एडिशंस को थोड़ा बहुत रिमूव करने का कोशिश करते हैं बट द मेन कॉज इज नोड्यूल्स। वो नोड्यूल्स को रिमूव नहीं करते इवन दे डोंट ट्राई फॉर दैट बिकॉज वो थोड़ी सी रिस्की भी सर्जरी होती है इसलिए गायनेकोलॉजिस्ट वो नहीं करते हैं। सो डेफिनेटली वो सर्जरी क्लियर हुई ही नहीं है। सो आई वुड से आरती जी नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर दैट शुड बी एन एक्सिजन सर्जन।
हाँ, मुझसे पर्सनल कॉन्टैक्ट करने के लिए आप प्लीज़ लास्ट तक जुड़े रहिए। आई विल गिव यू द डिटेल्स। आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। होम्योपैथ एंड आयुर्वेद में कौन-सा मेडिकेशन ज़्यादा अच्छा होगा, जो आपको सूट करेगा, जो आपको रिज़ल्ट्स देगा, जो आपके सिम्पटम्स को कंट्रोल करेगा। सो वो आपको डिसाइड करना है कि आपकी बॉडी को क्या सूट कर रहा है। ईशा जी, अगर आप जो बोल रहे हैं कि आपका पेन थ्रू आउट द मंथ है और देन इन दैट केस आई थिंक आपके नोड्यूल्स ज्यादा है एंड अग्रेसिव है। सो आई डोंट थिंक कि बिना सर्जरी, एज पर माय एक्सपीरियंस, अगेन आपको डॉक्टर का ओपिनियन लेना पड़ेगा, बट एज पर माय एक्सपीरियंस आई थिंक शायद आपको नोड्यूल्स निकालने के लिए एक बार सर्जरी की आवश्यकता पड़ेगी। सोय बेस्ड प्रोटीन, सोया कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस को बढ़ाता है। So in endometriosis case, I will suggest soy based protein avoid करने के लिए।